मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, आज की वीडियो में यार बेसिकली हम बात करने वाले हैं व्हाट इज यूज कॉल बैक हुक। तो माइंड मत करना, जस्ट एक मजाक करा था शुरुआत में। तो स्टार्ट करते हैं यार। आई होप सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर यार बेसिकली बात करने वाले हैं कि आखिर ये यूज कॉल बैक नाम की चीज रिएक्ट में क्या है और क्यों बनाई गई है। तो बहुत अच्छे से समझने वाले हैं इसको कि आखिर यूज कॉल बैक होता क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। इन तीन चीजों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यार एक काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार। ऐसी बात नहीं है कि यार बस वीडियो वॉच करके चले गए। अगर कोई फीडबैक है, जेन्युइन फीडबैक है, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं जरूर देखूंगा उसको और मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं कि आखिर ये यूज कॉल बैक को क्यों, क्या होता क्या है, बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो देखो, मैंने यहाँ पर VS कोड ओपन कर लिया है, एक फोल्डर बना रखा है यूज कॉल बैक के नाम से। तो आप एक सिंपली रिएक्ट ऐप क्रिएट कर लो, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप कर लो, या वीट आज के समय में लेटेस्ट इस्तेमाल होता है उससे क्रिएट कर लो। मतलब नॉर्मल सी बात है, एक रिएक्ट ऐप क्रिएट कर लो। ठीक है, अब ये रिएक्ट ऐप क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पर एक सिंपली हेडिंग लिख दिया कि व्हाट इज यूज कॉल बैक हुक। तो अब देखो, यहाँ पर एक चीज मैं बताने वाला हूँ कि अगर मैं अपने फंक्शन के अंदर सबसे पहले टर्मिनल में ओपन कर लेता हूँ और मैं npm रन dev कर देता हूँ, तो मैं लिखूंगा npm रन dev, जिससे मेरा बेसिकली रिएक्ट ऐप स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हाँ बेसिकली npm रिएक्ट dev मैंने गलत लिखा है। तो ऐसी थोड़ी सी छोटी छोटी मिस्टेक प्रोग्रामिंग में होती रहती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। तो ये लिंक कॉपी कर लेते हैं और सिंपली ऐसा करता हूँ, इस पेज को ही रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये हमारा स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर। अब एक टर्मिनल मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, इंस्पेक्ट करके इसका बेसिकली कंसोल ओपन कर लेता हूँ मैं। टर्मिनल नहीं था, कंसोल ओपन कर लिया है मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करूंगा, मैं VS कोड के अंदर ना अपने मेन फंक्शन ऐप डॉट JSX के अंदर मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग। क्या लिखूंगा, मोहित शर्मा। अब ये देखो, यहाँ पर मुझे कंसोल मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर हमें टर्मिनल में दो दो बार देखने को मिल रहा है कंसोल में। तो ये यार मेन डॉट जेएसएक्स में आप ये हटा दो, बस सिंपली स्ट्रिक्ट मोड हटा दो जो कि डेवलपमेंट के लिए होता है। और एक बार रिफ्रेश करो पेज को, सिंपल सा। एक बार जब रिफ्रेश करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा कि आखिर ये दो बार क्यों प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यूज कॉल बैक के बारे में। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं ना एक काम करता हूँ, मैं एक स्टेट क्रिएट करता हूँ सबसे पहले। लेट्स क्रिएट वन स्टेट। ठीक है, स्टेट। ठीक है, एक स्टेट क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर देखो कि भाई हमें क्या करना है, स्टेट क्रिएट करना है। तो करो, स्टेट क्रिएट करते हैं। और क्या, मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, एक छोटे से नंबर की वैल्यू ले लेते हैं, काउंट, जो कि नॉर्मली सब जगह पर देखने को मिलता है। आजकल बच्चा बच्चा प्रोग्रामिंग के अंदर एक काउंट नाम का फंक्शन बना देता है। तो मैं भी एक बच्चा ही हूँ, जस्ट बना रहा हूँ, ध्यान से देखो। ठीक है, मैं बोलूँगा काउंट सेट काउंट इक्वल टू, मैं लिखूंगा यूज स्टेट। क्या लिखूंगा, यूज स्टेट। इनिशियल फेज में इसकी वैल्यू में क्या पास कर दूंगा, मैं बोल दूंगा 0। अगर नहीं दिख रहा है तो यार मैं टर्मिनल यहाँ से हटा देता हूँ और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। थोड़ा सा जूम कर लेना अपनी आंखों को भी और अपने फोन को भी, तो क्लियर दिखेगा। और मैंने भी यहाँ पर जूम कर दिया है। ठीक है, तो देखो, अब यहाँ पर मैंने एक स्टेट बना दी है और इस स्टेट को अपडेट भी करना होगा, है ना, अपडेट करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैं एक बटन बनाऊंगा सिंपली, और इस बटन में मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा, इंक्रीमेंट। हाँ, फंक्शन में गलत जगह बना रहा हूँ। सिंपली सिंपली मैं यहाँ पर लिखूंगा क्लिक। ठीक है, एक नॉर्मल सा मैं क्लिक लिख दूंगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एक नॉर्मल क्लिक लिख दिया मैंने। अब बटन के अंदर सिंपली मैं बनाऊंगा एक फंक्शन। क्या बनाऊंगा, ऑन क्लिक फंक्शन। तो ऑन क्लिक पे एक यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा, मैं लिखूंगा इंक्रीमेंट। तो हम यहाँ पर इंक्रीमेंट करेंगे नंबर का। तो सिंपली इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा और फंक्शन को डिफाइन कर दूंगा यहाँ पर। फैट एरो फंक्शन बनाऊंगा, नहीं आता तो देखो कुछ इस तरीके से, ये त्रिशूल विरसूल बनाने होते हैं हमें इसमें। और ये हमारा फैट एरो फंक्शन बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखूंगा सेट काउंट। सेट काउंट के अंदर सिंपली लिखूंगा मैं क्या, काउंट प्लस 1। एक तरीका तो ये होता है इसको डिफाइन करने का, और एक दूसरा तरीका क्या होता है, सेट काउंट, जो प्रीवियस वैल्यू है, एक फंक्शन ले रहा है कॉल बैक, प्रीवियस वैल्यू ये मुझे देगा यहाँ पर एक। तो मैं यहाँ पर प्रीवियस लिख देता हूँ। कुछ दो तरीके से हम अपडेट कर सकते हैं अपने स्टेट की वैल्यू को। तो देखो, एक तो ये तरीका भी होता है कि आप एक प्रीवियस वैल्यू गेट करते हो और उस प्रीवियस वैल्यू में एक वन अपडेट कर दो। तो यहाँ पर मैंने इंक्रीमेंट कर दिया है, सिंपली मैं यहाँ पर कंसोल, हाँ जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत बेसिक चीज है, आजकल तो बच्चा बच्चा भी यही कर रहा है प्रोग्रामिंग के अंदर। कंसोल डॉट लॉग मैं लिखूंगा सिंपली काउंट।
काउंट के बाद मैं जाऊंगा अपने पेज पर, तो मुझे काउंट मिलेगा, जितनी बार क्लिक करूंगा काउंट की वैल्यू अपडेट होगी। देखो हर बार पेज री रेंडर हो रहा है, और री रेंडर होने के बाद हर बार नंबर की वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं यहाँ पर एक चीज दिखाना चाहूंगा, सिंपली मैं कम जूम करूंगा ताकि चीजें अच्छे से समझ में आए। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं एक नैप बार क्रिएट करूंगा। बेसिकली मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा, नैप बार डॉट जी एस एक्स, और आर ए एफ सी लिखूंगा मैं यहाँ पर, और सिंपली इसके अंदर लिख दूंगा हेलो। मैं लिखूंगा हेलो, हेलो, हेलो किसको बोलूं, हेलो, 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 बस हेलो, ठीक है। मैंने यहाँ पर हेलो लिख दिया है, हेलो नैप बार लिख देता हूँ मैं सिंपली। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हेलो नैप बार, तो अभी मैंने यहाँ पर नैप बार लिख दिया। अब मैं सिंपली इस नैप बार को अपने कंपोनेंट के अंदर बुलाऊंगा, भाई तुम आ जाओ यार, तुम्हारी जरूरत है हमें, तो सिंपली नैप बार यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये नैप बार आ चुका है। अब इस नैप बार के अंदर मैं कुछ और लिखता हूँ, मैं यहाँ पर एक कंसोल प्रिंट कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और मैं लिखूंगा यहाँ पर हेलो फ्रॉम नैप बार, मतलब नैप बार के अंदर से हमें हेलो मिल रहा है। तो अब एक चीज को ध्यान से समझना, फोकस पूरा अपना स्क्रीन पर रखना, और चीज को एकदम ध्यान से समझना। देखो जब मैं रिफ्रेश करता हूं तो हर एक चीज सिंक्रोनसली चलती है। तो सबसे पहले मेरा बेसिकली ऐप डॉट जेएसएक्स आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ऊपर से सिक्वेंसली हर चीज चलेगी, और एक टाइम आएगा नैप बार प्रिंट होगा, नैप बार के अंदर की सारी चीजें प्रिंट होंगी, तो कंसोल में भी चीजें प्रिंट होंगी, तो मुझे रिफ्रेश करने पे क्या मिल रहा है, हेलो फ्रॉम नैप बार भी मिल रहा है। इतना समझ में आया एकदम अच्छे से? नहीं समझ में आया पीछे जाके देखना, ठीक है, दोबारा नहीं बताऊंगा। अब समझो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सिंपली यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ ना, तो मुझे हेलो फ्रॉम नैप बार दोबारा मिलता है। मतलब एक सिंपल सा स्टेट के अपडेट होने पे भी मेरा कंपोनेंट दोबारा रीरेंडर हो रहा है। मैंने जो नैव बार बनाया है, एक सिंपल सा क्लिक होने पे, क्लिक होने पे, क्लिक होने पे सिंपली क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है बार बार। अपडेट इन द सेंस कि मतलब रेंडर हो रहा है भाई, दोबारा मेरा यूआई रेंडर हो रहा है, तो ये तो एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो इस चीज को कैसे, मतलब फिक्स कैसे करें यार, कि मतलब दोबारा यूआई रेंडर हो रहा है, तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। क्योंकि अगर हम ऐसे स्टेट को अपडेट करते रहेंगे तो हर एक चीज दोबारा रेंडर होगी, तो दोबारा दोबारा देखने को मिलेगी, तो ये तो एक प्रॉब्लम है। तो रिएक्ट के अंदर ना इस चीज को हैंडल करने के लिए एक हमारे पास एक मेथड होता है, या हुक भी होता है, एक फंक्शन भी होता है, कुछ भी बोलो, एक मेमो नाम की चीज होती है हमारे पास। तो सिंपली नैव बार के अंदर आप इंपोर्ट करो एक मेमो। अभी बस अभी यूज कॉल बैक हुक पे आने वाला हूं मैं, बस इसको समझो कि हो क्या रहा है। एक मेमो नाम की चीज होती है यहाँ पर, और इस मेमो को यहाँ पर कॉल करने के बाद यहाँ पर ले आओ, और इसके अंदर अपना नैप बार डाल दो। क्या डाल दो इसके अंदर, अपना नैप बार डाल दो। तो देखो मैंने इसके अंदर अपना नैप बार डाल दिया। अब मैं एक बार दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, और मैं क्लिक करता हूँ, 2 3 4 5 6, भाई हेलो फ्रॉम नैप बार तो आ ही नहीं रहा। अब मुझे हेलो फ्रॉम नैप बार नहीं मिल रहा है। तो क्या हुआ ऐसा कि मुझे हेलो फ्रॉम नैप बार नहीं मिला? तो बेसिकली ऐसा पता है क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ कि जब हमने मेमो लगाया है ना नैप बार के लिए, तो मेमो ने क्या करा, जो बेसिकली फालतू की जो रीरेंडरिंग हो रही थी ना, उसको स्टॉप करा दिया, वहीं के वहीं रोक दिया। अब ये जो नैप बार का कंपोनेंट है, ये कब रेंडर होगा, जब इसके अंदर मैं कोई ऐसी वैल्यू पास करूंगा प्रॉप की फॉर्म में, जो अपडेट हो रही है। क्या हो रही है, अपडेट हो रही है, ध्यान से सुनना। तो ये नैवबार का कंपोनेंट तब हमारा री रेंडर, अभी तो ये री रेंडर नहीं होगा, स्टेट अपडेट हो रहा है। स्टेट अपडेट हो रहा है, ठीक है, हाँ जी, स्टेट अपडेट हो रहा है, तो मेरा नैवबार कंपोनेंट री रेंडर नहीं हो रहा है। मतलब सब कुछ चल रहा है, लेकिन नैवबार दोबारा री रेंडर नहीं हो रहा है। तो ये मेमो ने इतना संभाल लिया, ठीक है। अगर मैं इस नैवबार के अंदर काउंट की वैल्यू पास कर दूं, मैं बोलूँ काउंट, ए सॉरी, मैं इस स्नैप बार के अंदर, ध्यान से देखना, ध्यान से एकदम फोकस पूरा स्क्रीन पर रखो, एकदम समझ में आएगा ध्यान से। और देखो काउंट, और इसके अंदर मैं क्या पास कर दूं, काउंट पास कर दूं। क्या पास कर दिया मैंने, काउंट। अभी मैंने इस काउंट को नैप बार के अंदर कॉल नहीं करा है, जो हम यहाँ पर कॉल करते हैं। मैंने इस काउंट को कॉल नहीं करा है, सिंपली बस मैंने काउंट को डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर। अब मैं एक बार पेज को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं देखो हेलो फ्रॉम नैप बार, हेलो। भाई मतलब ये क्या हुआ यार, देखो तो सही ध्यान से क्या हुआ, देखो मेमो ने मिनिमाइज कर दिया था रेंडरिंग को, लेकिन जैसे ही मैंने काउंट को पास कर दिया एज अ प्रॉप नैप बार के अंदर, तो यार ये दोबारा री रेंडर होने लग गया। जबकि हम नैप बार के अंदर वैल्यू को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, तो ये री रेंडर क्यों हो रहा है भाई? जब मैं वैल्यू को इस्तेमाल ही नहीं कर रहा नैप बार के अंदर, तो इसका री रेंडर होने का तो मतलब ही नहीं बनता है।
जब मैं इस्तेमाल करूंगा तभी तो री रेंडर होना चाहिए। लेकिन ये री रेंडर अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम क्लिक पे क्लिक करते हैं, क्या बना है, वाह क्या बना है, क्लिक पे क्लिक करते हैं तो हमारी काउंट की वैल्यू अपडेट होती है क्लिक करने पर। काउंट की वैल्यू क्या होती है, अपडेट होती है। अब यहाँ पर काउंट की वैल्यू अपडेट हो गई है, तो काउंट की वैल्यू जब अपडेट होती है तो वो नैव बार के अंदर भी जाएगी, क्योंकि एज अ प्रॉप मैंने पास कर रखी है। भले ही मैंने उसको गेट नहीं कर रखा लेकिन एज अ प्रॉप मैंने पास कर रखी है, तो नैव बार के लिए तो वो एक यूनिक वैल्यू होगी। तो इसलिए क्या करेगा मेरा रिएक्ट, उसको दोबारा री रेंडर करा देगा। क्या करा देगा, उसको दोबारा री रेंडर करा देगा, जितनी बार मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा क्लिक करूंगा क्लिक करूंगा। समझ में आया, इसलिए हमारा ये चल रहा है। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया भाई, हाँ भाई आ गया आ गया। ठीक है, तो मैं आ गया, मैं समझ गया, तो मैं आ गया। अब एक चीज समझो, मैंने इसको हटा दिया काउंट की वैल्यू को यहाँ से, और मैंने ये इंक्रीमेंट फंक्शन पास कर दिया। यहाँ पर क्या पास कर दिया मैंने, मैंने पास कर दिया इंक्रीमेंट फंक्शन पास कर दिया इसके अंदर एज अ प्रॉप। मैं चाहता हूं कि मैं नैप बार के अंदर से इंक्रीमेंट करूं वैल्यू को, मैंने इंक्रीमेंट फंक्शन पास कर दिया एज अ प्रॉप यहाँ पर। ठीक है भाई, क्या अब दोबारा से कुछ होगा, मैं क्लिक करता हूँ, हाँ हेलो फ्रॉम नैपबार आ रहा है, लेकिन अब वैल्यू क्या है, देखो हेलो फ्रॉम नैपबार मिल रहा है मेरे को, लेकिन वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, एक बार देखो भाई, मैं वैल्यू को ना प्रिंट करा के देख लेता हूँ, काउंट की वैल्यू में कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है जी, काउंट की वैल्यू को देखते हैं। अभी देखो थोड़ा सा मैं इसको बेसिकली हेडिंग ले लेता हूँ स्पेन की जगह पर। तो अब देखो 5 है यहाँ पर, मैं एक दो, वैल्यू अपडेट हो रही है, क्या हो रही है वैल्यू, वैल्यू अपडेट हो रही है। लेकिन इस बार ना मुझे एक चीज नहीं मिल रही है, कंसोल नहीं मिल रहा है, क्योंकि कंसोल मैंने हटा ही दिया है, हटा दिया है यहाँ से। ठीक है, अब समझो यहाँ पर सब कुछ हो रहा है, पहले ऐसा हो रहा है एकदम सब कुछ। अब दोबारा समझो, एक चीज समझो कि मैंने अपने इंक्रीमेंट फंक्शन को यहाँ पास कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से कॉल नहीं करूंगा, मैं अपने नैवबार से कॉल करूंगा अपने इंक्रीमेंट फंक्शन को। तो मैं अपने नैवबार में आऊंगा, इस इंक्रीमेंट फंक्शन को यहाँ से मंगाऊंगा, इंक्रीमेंट फंक्शन। अब इस इंक्रीमेंट फंक्शन को मैंने मंगा लिया यहाँ पर, और इस इंक्रीमेंट फंक्शन को मंगाने के बाद मैं क्या करूंगा, एक बटन बना देता हूँ हेलो नैप बार में, मैं एक बटन बना देता हूँ और इसके अंदर लिखूंगा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के अंदर मैं स्टोरी समझना, हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा हो लेकिन समझ में आएगा, ध्यान से देखना। इस इंक्रीमेंट को मैं कॉल करूंगा यहाँ पर, मैं क्या करूंगा, सिंपली इसके कॉल पे इस इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल करूंगा, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्लिक फ्रॉम नैप बार। ठीक है, क्लिक फ्रॉम नैप बार मिला मेरे को। अब मैं पेज को कर रहा हूँ रिफ्रेश, अब देखो यहाँ पर बटन 1 2 3 4 5 6। अब एक चीज देखी भाई, मैं यहाँ पर कंसोल लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल फ्रॉम नैप बार। ठीक है, और मैं एक ऐप डॉट जेएस में कंसोल लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ऐप डॉट जेएस। ठीक है, अब दो तरीके के मैंने यहाँ पर कंसोल लगा दिए हैं। अब सिंपली देखो, मैं इनिशियल फेज में जब रिफ्रेश कर रहा हूँ तो फ्रॉम नैप बार भी आ रहा है, जो कि क्लिक के अंदर लिखा हुआ है, और ऐप डॉट जेएस जब मैं क्लिक करता हूँ दोनों मिल रहे हैं दोबारा, जब मैं क्लिक करता हूँ दोनों मिल रहे हैं दोबारा, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ दोनों। अब यहाँ पर पता है एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि भाई जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा फिर दोबारा वो री-रेंडरिंग का इश्यू आ रहा है कि मेरा नैपबार वाला कंपोनेंट दोबारा री-रेंडर हो रहा है। क्यों, हाँ री-रेंडर होगा, री-रेंडर इसलिए हो रहा है क्योंकि इंक्रीमेंट फंक्शन इसके अंदर पास कर रखा है। लेकिन इंक्रीमेंट फंक्शन में कोई चेंज थोड़ी हो रहा है, क्या इंक्रीमेंट फंक्शन में कोई चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। इंक्रीमेंट फंक्शन तो बस स्टेट की वैल्यू को चेंज कर रहा है, लेकिन इंक्रीमेंट फंक्शन में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि रिएक्ट हर बार इंक्रीमेंट फंक्शन को नया मान रहा है और बार बार मेरे नैवबार के कंपोनेंट को री-रेंडर कर रहा है। ये तो एक इशू है। अगर बार बार रिएक्ट मेरे नैवबार के कंपोनेंट को री रेंडर करेगा एक पर्टिकुलर फंक्शन के चेंज होने पे, तो ये तो बहुत बड़ा इशू है, प्रॉब्लम है मेरे लिए। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब असिंक्रोनसली हर एक चीज चलती है ना, तो जब असिंक्रोनसली हमारा रिएक्ट रेंडर करता है चीजों को, तो हर बार किसी भी फंक्शन को एक नया फंक्शन कंसिडर कर लेता है। तो इंक्रीमेंट फंक्शन क्या हो गया, उसके लिए एकदम नया फंक्शन हो गया, और जब नया फंक्शन एज अ प्रॉप मेरे नैप बार के अंदर जाएगा तो वो एक नया हो गया, उसके लिए नई चीज हो गई। तो वो क्या कर देगा, नैप बार को रेंडर कर देगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे यूज कॉल बैक हुक का। री रेंडरिंग से बचने के लिए हम यूज कॉलबैक हुक का इस्तेमाल करते हैं ऑन अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन पे। मैं नहीं चाहता कि किसी एक सेम फंक्शन को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मेरा कंपोनेंट री रेंडर हो जाए, नहीं चाहता मैं। तो देखो मैं सिंपली यहाँ क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यूज कॉलबैक,
यूज कॉल बैक के अंदर मैं सिंपली पास कर दूंगा अपना फंक्शन, फंक्शन नॉट जंक्शन। मैंने सिंपली फंक्शन पास कर दिया यहाँ पर। अब मैं इसको देखो, अब मैं इसको एक बार दोबारा चलाऊंगा, मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा। अभी यहाँ पर एक डिपेंडेंसी एरे होती है, मैं एक बार देखो थोड़ा सा फॉर्मेट कर रहा हूँ क्या हो रहा है। मैंने यूज कॉल बैक हुक लिखा, ध्यान से देखना, यूज कॉल बैक हुक लगा, एक ब्रैकेट लगाया मैंने, और उस ब्रैकेट को लगाने के बाद एक ब्रैकेट यहाँ लगाया, और ये मेरा पूरा फंक्शन है, बेसिकली ये मेरा फैट एरो फंक्शन है। इसको मैंने एज अ कॉल बैक फंक्शन पास कर लिया है। सिंटेक्स में बताना चाहूँ तो कैसे काम करते हैं, देखो एक होता है यूज कॉल बैक। मैं देखो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए। मैं बोल रहा हूँ यूज कॉल बैक होता है, ऐसे कुछ सिंटेक्स होता है, और इसमें ब्रैकेट होते हैं, और इसके अंदर हमारा होता है एक कॉल बैक फंक्शन। क्या होता है? कॉल बैक फंक्शन होता है जो कि कुछ इस तरीके से लिखा होता है, और एक होती है डिपेंडेंसी एरे, डायरेक्ट यूज इफेक्ट की तरह, ठीक है। अब इतना तो समझ में आ गया कि हाँ हमारा एक कॉल बैक फंक्शन वगैरह ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, ऐसे ही हमारा यूज कॉल बैक हुक इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर देखो मैंने एक डिपेंडेंसी एरे प्रोवाइड कर दिया, लेकिन इसके अंदर मैंने कुछ प्रोवाइड नहीं करा अभी तक, मैंने कुछ नहीं डाला इसके अंदर। तो देखो, मैं अब पेज को रिफ्रेश करा मैंने, अब मैं करूंगा क्लिक फ्रॉम नैपबार, क्लिक फ्रॉम नैपबार, देखा चमत्कार। अब क्या हो रहा है कि यूज कॉलबैक हुक का इस्तेमाल करने की वजह से हमारा फंक्शन परसिस्ट हो रहा है। मतलब हमारा फंक्शन रिएक्ट को जब भी री रेंडर हो रहा है तो यूज कॉलबैक हुक हमारे फंक्शन को चेंज नहीं होने दे रहा है। और जब हमारा फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो जो इंक्रीमेंट के अंदर, बेसिकली नैप बार के अंदर जो हमने प्रॉप प्रोवाइड करा है वो तो सेम है हर बार। तो नैप बार री रेंडर हो ही नहीं रहा है। और नैप बार री रेंडर कब होगा? वो कब री रेंडर होगा नैप बार? जब मेरे इंक्रीमेंट की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी। अगर मैं एक चीज कर दूं यहाँ पर, ध्यान से देखना, अगर इतना समझ में आया ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। कि जब ये समझ में आ गया, मेरे को पता है आपको इतना समझ में आ गया, नहीं आया दोबारा देख लेना। लेकिन अब मैं अगर यहाँ पर काउंट पास कर दूं, क्योंकि देखो क्लिक करने पे मेरा क्या चेंज हो रहा है, काउंट चेंज हो रहा है। तो यार फ्रॉम नैप बार मुझे कब मिलेगा? जब मैं काउंट एज अ प्रॉप पास करूंगा। तो देखो यार, मैं सिंपली यहाँ पर पास करूंगा काउंट, मैं काउंट पास करूंगा, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या? काउंट। क्या लिख दूंगा? काउंट। अब देखो, क्या मुझे फ्रॉम नैप बार मिलेगा क्लिक होने पे? हाँ, अब मुझे मिल रहा है। हाँ, अब मुझे मिल रहा है फ्रॉम नेवर, एकदम अच्छे से मिल रहा है। क्यों? क्योंकि काउंट की वैल्यू चेंज हो रही है। लेकिन यार मेरा फिर भी फंक्शन क्यों री रेंडर हो रहा है? अगर मैं इस काउंट की वैल्यू को यहां पास कर दूं सिंपली डिपेंडेंसी में, तब क्या होगा? तब देखते हैं क्या होगा। क्लिक फ्रॉम नेवर, क्लिक फ्रॉम नेवर। बेसिकली यहां पर क्या हुआ है कि अगर मैं इस काउंट की वैल्यू को अब हटा दूं यहां से, मैंने बोला ना मैं काउंट की वैल्यू को हटा दूंगा, अब यहाँ से हटा दिया मैंने काउंट की वैल्यू को। और काउंट की वैल्यू को मैंने कहाँ पास कर रखा है भाई? डिपेंडेंसी में पास कर रखा है। तो मैं अगर पेज को रिफ्रेश करूं, क्लिक फ्रॉम नेवर, क्लिक फ्रॉम नेवर, क्लिक फ्रॉम नेवर, अब ये मेरा यूज कॉलबैक फंक्शन कब चलेगा? ये मेरा यूज कॉलबैक फंक्शन तब चलेगा जब काउंट की वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो अगर काउंट की वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंज होगा तो यूज कॉलबैक फंक्शन चलेगा। यूज कॉलबैक फंक्शन चलेगा तो मतलब इंक्रीमेंट में कुछ ना कुछ चेंज लगेंगे रिएक्ट को, और एज अ प्रॉप मैंने जो इंक्रीमेंट पास कर रखा है वो यहाँ पर आएगा, और फिर वो मेरे नैपबार के कंपोनेंट को दोबारा रीरेंडर कराएगा। लेकिन अगर मैं काउंट की वैल्यू में कुछ ना पास करूं और फिर मैं स्टेट को अपडेट करना चाहूं, तो देखो यार, सिंपली स्टेट अपडेट हो रही है और मैंने कुछ पास नहीं कर रखा है काउंट की वैल्यू में, और मेरा सिंपली नैप बार भी रीरेंडर नहीं हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से यार अपने फंक्शन को रैप करो यूज कॉल बैक हुक के अंदर, ताकि आगे अगर आपके फंक्शन में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो रिएक्ट को ऐसा ना लगे रीरेंडर होने पे कि एक नया फंक्शन हर बार जनरेट हो रहा है। तो इसलिए हम यूज कॉल बैक हुक का इस्तेमाल करते हैं कि हर बार ऐसा लगे कि सेम फंक्शन परसिस्ट है और वैल्यू जो है हर बार सेम है, ताकि कोई दिक्कत ना हो और रिएक्ट अंडरस्टैंड कर सके, इसलिए हम यूज कॉल बैक हुक का इस्तेमाल करते हैं। तो अगली वीडियो में मैं प्रैक्टिकल लाने वाला हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ, हाँ मैं प्रैक्टिकल लेके आने वाला हूँ कि यूज कॉल बैक हुक का इस्तेमाल कैसे करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, कि आखिर प्रैक्टिकली तौर पे इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एपीआई कॉल वगैरह करते हैं तो तब क्या इस्तेमाल कर सकते हैं यूज कॉल बैक हुक का। तो इन सब चीजों को हम समझने वाले हैं। तो बहुत देर हो गई है मुझे वीडियो रिकॉर्ड करते करते, मे बी ये थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो हो सकती है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का, और अगर नए आए हो तो कमेंट फीडबैक देने का। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मुझे देखने के लिए और मुझे सुनने के लिए। अच्छा लगा हो तो खुश रहो, और कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।